नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अब तक तो जनरेशन गैप की बात होती थी, जब पिछली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी की अलग सोच, अलग समझ, अलग नजरिया, बगावती तेवर और हरदम तैश में रहने को लेकर त्योरी चढ़ाए नजर आती थी। तो अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी को भी उनकी सोच, समझ और सीख देते रहने के तौर तरीकों को लेकर दकियानुसी, लकीर की फकीर, आउटडेटेड तक ठहराने में कोताही नहीं करती थी। दो पीढ़ियों के बीच के फासले को ही तो जनरेशन गैप कहा जाने लगा। लेकिन अब जनरेशन गैप से हम आगे बढ़े हैं। समय की धार में बहते, धारा के विपरीत तैरते, डूबते, उबरते, अलग तरह से सोचने समझने वाले साल दर साल बने समूह का एक ही समय में सामना कर रहे हैं, जिनकी सोच को घर के संस्कार और स्कूलों के शिक्षकों के साथ प्रभावित किया है सुलभ हुई तकनीक ने। उनके संगी साथियों ने रिवोल्यूशनरी और कूल बनने की चाहत वाले बदलते समय ने भी प्रभावित किया है। ये दौर नया है, दुनियादारी अलग है, इस पीढ़ी को मिली पहचान और इनका नाम भी नया है। इसे अब जेन जी कहा जा रहा है, जो जेन मिलेनियम से आगे और जेन अल्फा के साथ कदम ताल करता हुआ 21st सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर के बदलाव का वाहक बन रहा है। कहते भी हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, और इस जेन जी ने अपनी जिद से, अपने जज्बे से जमाने को अपने हिसाब से अपने रास्ते पर लाने का मादा दिखाया है, जिसका प्रभाव पुराने प्रभावशाली लोगों ने भी महसूस किया और इनके पावर को समझ रहे हैं। तभी तो संघ प्रमुख से लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तक जेन जी से संवाद करते नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत भले इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बदलाव के लिए संघर्ष या संवाद की सलाह दे रहे हैं, तो निशांत जेन जी को ये बताने में लगे हैं कि जब उनकी सोच आकार ले रही थी तो बिहार भी तेजी से नया स्वरूप ले रहा था। उनका नजरिया नया है, पर क्या उनकी नजर में 20 साल पहले का बिहार भी है? ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि सबकी है जेन जी पर नजर? क्या ये है नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का इरादा, या हाल के आंदोलनों का असर? जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव कुमार जी जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए इंद्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से यशवंत नारायण सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जेन जी पर आप सबकी हाल के दिनों में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उससे अवगत हैं, ये हम मान कर चल रहे हैं। और अभी अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत के भी संवाद को हमने देखा है, जाना है। ऐसे में हम सीधे यही पूछेंगे कि क्या है ये राजनीतिक दलों को प्रभावित करने वाले वैचारिक सोच के अगुआ लोगों का समय के साथ कदम ताल करना, या फिर उनके आंदोलनों को, उनकी शक्ति को समझकर उनके साथ मिलना जुलना? यशवंत नारायण जी, आपकी क्या राय है इस पर? आप सबके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और वर्तमान परिवेश में जो विषय है, उस विषय से जुड़े भी जितने भी तथ्य हैं, वो सबके लिए खुले मंच का तथ्य है। जिस जेन जी की चर्चा लगातार अभी सामान्य परिवेश में बनी हुई है, और कल निश्चित रूप से हमारे परम पूज्य सरसंचालक जी ने उनको अपने तथ्यों से इतने भाव विभोर किया है कि जो आज जेन जी सोच रहा है और जो वर्तमान परिवेश समझ रहा है, उसके बारे में जितनी भी बातें उन्होंने बताई हैं, एक एक तथ्य आज हम सभी को समझने का है। एक एक प्रश्न का उन्होंने ऐसा उत्तर दिया है, ऐसे लोगों के बीचों में उस सब तथ्यों को रखा है कि सामान्य रूप से भी अगर उसको समझें तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा एक विचार हम लोगों के सामने है। जैसे उन्होंने अपने इस जेन जी के आंदोलन के बारे में प्रथम पक्ष इन्होंने ये रखा कि अगर कोई आपसे डिस्कशन चाहता है तो उसे डिटेक्शन लगे। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी उनके सामने और आज के परिवेश में आने वाले वातावरण से संबंधित विषय हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हो, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो, संस्कार से जुड़ा हो, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और निश्चित रूप से आज का जो जनरेशन है वो
जो पहले के हम लोगों के पहले के जो जनरेशन है उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज जैसे सर हमारे परम पूज्य सर संचालक जी ने कहा कि वो ज्यादा ईमानदार है और ज्यादा विश्वास के लायक है। तो ये जो समाज की अवधारणा है, धीरे धीरे जो हमारी पीढ़ी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा टैलेंटेड हो रही है। ये नई भारत के आयाम है। और जो जिस विकसित भारत की बात हम लोग अपने जेहन में रखे हुए हैं, सदियों से चली आ रही है। निश्चित रूप से ये जेन जी और जो ये जनरेशन है उस भारत के उस परिवेश को, उस सामाजिक सरोकार को और आगे ले जाने के राह पर। यानी कि कह सकते हैं कि मोहन भागवत जी का जो संवाद हुआ है, उस संवाद के दौरान जो संदेश था वो जेनजी से ज्यादा सत्ता पक्ष को संदेश था कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, और जमाने के साथ आप चलिए तभी सत्ता में आप बने रहेंगे। तो एक संवाद का रास्ता बनाए रखें, संघर्ष की स्थिति ना हो, ये सुनिश्चित करें। किस तरह से इंद्रदीप जी इसे देखेंगे? राजनीतिक तौर पर ही हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी जेन जी से काफ़ी खुद को जुड़ा हुआ राजनीतिज्ञ बताते हैं और काफ़ी प्रभावित करते हैं उस समूह को। एक नया कार्यक्रम ही कांग्रेस का चल रहा है युवाओं से संवाद का पूरे देश में। तो किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि डर जरूरी है। जब सत्ता बेलगाम हो जाती है तो उसको नियंत्रित इसी रूप में किया जाता है। और पिछले 12-13 सालों से देश के जो हालात हैं, जिस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है, आम मतदाताओं को ठगा जा रहा है, और जिस तरह से देश की शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है, जिस तरह से आज देश के साइंटिस्ट पलायन करने के लिए तैयार हैं, इसरो जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों से लोगों का मोह भंग हो रहा है, तो निश्चित तौर से, और जिस नीट के एग्ज़ाम के बाद उनके साथ जो बर्ताव हुए, देश में 152 परीक्षाएं पिछले 12 सालों में जो है उसके पेपर लीक हुए, तो ये सरकार तो निश्चित तौर से विश्वास खो चुकी है। और हमारे नेता लगातार राहुल गांधी जी छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। और हमने, चूंकि अभी जो आंदोलन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री चूंकि आत्ममुक्त इस रूप में है कि उनको मन की बात, जबकि उनको जन की बात के लिए चुना गया था, मन की बात के लिए, मन की वो थका हुआ मन से जो बात आती है वो मन की बात के लिए उनको नहीं चुना गया था। यहाँ के जेनजी ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के मतदाताओं ने उनको चुना था कि जन की बात सुने, जन की बात करें, जो राहुल जी कर रहे हैं। जन की बात कर रहे हैं, जन की बात सुन रहे हैं, युवाओं की बात सुन रहे हैं, बच्चों की बात सुन रहे हैं, उन छात्रों की बात सुन रहे हैं। और जिस तरह से जितनी बर्बरता के साथ में हमारे बच्चों पे उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उनको एक मतलब उस तरह से ट्रीटमेंट किया गया जैसे लगता है वो आतंकवादी हों, देशद्रोही हों। और उनको यहाँ के बेशर्म, इस पार्टी के बेशर्म नेताओं ने उनको पाकिस्तानी कह दिया। जब किसान आंदोलन करते हैं तो खालिस्तानी कह दिए जाते हैं। तो अब तो इस देश में आंदोलन करना, प्रतिकार करना, सरकार के विरुद्ध कोई बात करना, तो अगर सरकार के विरुद्ध कह रहा हूं तो मैं देशद्रोही हूं उनकी दृष्टि में। तो ये निश्चित तौर से यहाँ की युवाओं ने इन बातों को समझा है और उनको मालूम है कि सरकार की तमाम मशीनरी आज की तारीख में कोई आज़ाद नहीं है और ये सरकार बेलगाम हो चुकी है। तो बच्चों ने अपने मन की बात कह दी। बच्चे ये थके हारे प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि ये थका हारा सोच जो है, स्वाभाविक तौर पे जब 60 साल में सरकार कहते हैं लोग रिटायर हो जाते हैं, 75 साल बाद भी कोई राजनेता अपने आप को इस रूप में देश को ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज इस देश में जो गिरावट आया शिक्षा के स्तर पे, इनके मंत्रियों की बोली देख लीजिए, जिस तरह से अहंकार की बोली कि यूपीए के काल में मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो उनके यहाँ गैरत बचा था यूपीए में। उनको अगर लगता था एक साधारण सा आरोप भी अगर विपक्ष मर देता था, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे आरोप लगाए गए, वो सारे आरोप निराधार हुए। उनकी आड़ में ये चुनाव जीत लिए। चूंकि ये एक पाखंडी लोगों का समूह है, ये पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, देश की समरसता को तोड़ रहे हैं, देश में जो धार्मिक सौहार्द थे उनको तोड़ रहे हैं, और केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। और आज ये कह रहे हैं बच्चों से माफी मांगने के लिए। बच्चे माफी मांगेंगे? माफी आपको मांगना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना है। जवाबदेही लेनी होगी कि उन बच्चों पे गोली किसने चलाया, उन बच्चों पे लाठी किसने बरसाया, गृह मंत्री जी को लेनी होगी। और माफी उनको कह रहे हैं मांगने के लिए। हमने आपका आंसू पोंछने के लिए सरकार में थोड़े भेजा था। यहाँ के लोगों ने, अगर देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था तो यह सोच करके नहीं कि आप आंसू बहाते रहे, हमारी आंसू पोंछने के लिए वहां भेजा गया था।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं बचा है। अपनी आंसू, उनको गाली बकी जा रही है, इसकी चिंता हो रही है। वो छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको यह कहा जा रहा है गार्जियन को भी कि बच्चों को संभालो, बच्चों को संभालो। तो बच्चे जो हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने तय कर लिया है और उनको आपके सलाह की जरूरत नहीं है। और ये घरियाली आंसू ना बहाएं। आपको जिस काम के लिए चुन करके सरकार में भेजा गया है आप वो काम करें, और थोड़ी सी अगर नैतिकता बची है तो निश्चित तौर से देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को उन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है, हमने जानबूझकर सत्ता पक्ष से किसी को आमंत्रित नहीं किया है क्योंकि उनकी बात तो हर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। विपक्ष की बात हमने सुन ली, जो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित और प्रभावित बात रही। कूल डूड वाली बात हमने कही, संगी साथियों का प्रभाव हमने कहा था, और उसमें इस बात का उल्लेख इंद्रदीप जी ने कह दिया कि गाली देने को लेकर थोड़ा ज़्यादा उद्वेलित हो गया है समाज। ये एक पहलू ज़्यादा चर्चा में रहा था, सुर्खियों में रहा था। दूसरी ओर हमने भारत के सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन को संकल्पित संघ का पक्ष भी जाना है, समझा है, और चूंकि ये राजनीतिक तौर पर भी प्रभाव रखते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि इन्होंने सत्ता पक्ष को जो संदेश दिया है, जो सलाह दी है, उस पर सत्ता पक्ष भी विचार करता है। इतना प्रभाव तो इनका है, ये जानते हैं और मानते हैं। चलिए अब हम पत्रकारों से थोड़ा निष्पक्ष और सामाजिक तौर पर इस पूरे जेन जी आंदोलन और उस आंदोलन से जुड़ने के लिए राजनीतिक दलों के कदम को लेकर किस तरह से देखा जाए, उस पर हम थोड़ा पहलू जान लेते हैं। संजीव जी, आपसे शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस जेन जी के साथ सब आज जुड़ना चाह रहे हैं, जबकि उनके व्यवहार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान, जो कुछ भी हुआ था उसके बाद। तो अब ये जुड़ाव का प्रभाव क्यों? उन्होंने अपना पावर दिखाया, अपनी जिद के आगे सरकार को झुकाया, इसका एक असर मानकर चले? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और विशेष करके देश की युवा शक्ति को नमन करता हूं। और एक लंबी परंपरा रही है इस देश में युवा शक्ति के माध्यम से बदलाव लाने की। 15 अगस्त का दिन आ रहा है। अगस्त क्रांति इसी बिहार में हुई थी, पूरे देश में हुई थी, और शहीद स्मारक पे हम लोग जाते हैं, नमन करते हैं। उसमें जितने लोग शहीद थे वो सारे युवा ही थे। जब 75 की बात आती है, जब देश में बड़ा बदलाव आया, कहा जाता था कि कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं हो सकती है, इसी युवा पीढ़ी ने, आज के जो तमाम नेता हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों ने बदलाव लाया था। और उस समय ये युवा थे, और उस समय मतलब कहूँ कि 75 का आंदोलन युवाओं का आंदोलन था और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। तो जब जब देश में संकट आता है तो युवा शक्ति जागती है और युवा शक्ति उसका सही प्रतिकार करती है। दिक्कत यहाँ है कि देश के युवाओं को कुछ लोग बेताल बनाना चाहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का युवा कभी बेताल नहीं रहा है। देश का युवा सदा भारत का भाल रहा है, मान रहा है। तो इसलिए युवा शक्ति को हमें नमन करना चाहिए। और कहा ही जाता है जिधर जवानी चलती है जमाना उस ओर चलता है, भाई बार बार कह रहे थे। तो देश के युवा शक्ति की सोच को हमें सम्मान देना पड़ेगा, क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात है क्या कि हर आंदोलन में कुछ न कुछ पीछे से उपद्रवी तत्व आते हैं। मैं युवा शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे जो लोग, एक दो कुछ लोग जो हैं जिसके कारण ये हर आंदोलन बदनाम होता है, उसे चिन्हित करके अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। वीडियो की बिहार में आँख फोड़ दी गई, ये कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी जो कुछ घटनाएं होती हैं, इससे आंदोलन बदनाम होता है। उसमें जो उपद्रवी तत्व छिपे रहते हैं, ये चाहिए कि उनको चिन्हित करके बाहर किया जाए। अभी देखिए कि रांची में आंदोलन चल रहा है, हर जगह युवा शक्ति का आंदोलन चल रहा है, और उसमें जो लोग अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए गए थे, इस युवा शक्ति ने उन्हें मार भगाया। तो ये बहुत अच्छा है कि हम उनसे संवाद करें, उनसे बातचीत करें, और उनको क्या कहा जाए, उनकी शक्ति का सम्मान हमको करना ही पड़ेगा। और उनकी क्या सोच है उसके हिसाब से हमें अपनी नीतियों को बनाना पड़ेगा और नीतियों को परिमार्जित करना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार जब ये बात करती है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये मानकर चलते हैं कि वो इन्हीं युवाओं के लिए और इनकी अगली पीढ़ी के लिए भारत को तैयार किया जा रहा है। तो इनकी ज़रूरतों को भी समझकर तैयार किया जाएगा। और जैसा संजीव जी ने कहा कि नीतियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं देश को दिशा और दशा देने के लिए, तो युवाओं की सोच के आधार पर, उनकी समझ के आधार पर सरकार नीतियों की भी समझ तैयार करे।
ध्रुव जी, आपकी भी राय जान लेते हैं। जैन जी के साथ पहले तो सबने क्रिटिसाइज किया, जिस तरह से उनका तेवर देखने को मिला, जिस तरह से वो हर समय तैश में नजर आते थे, तो उनके व्यवहार को लेकर काफ़ी आलोचना हुई। लेकिन अब सब साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। क्या ये बदलाव कुछ ही दिनों में क्यों महसूस हो रहा है? देखिए दीपक जी, मैं इसमें बदलाव नहीं देखता। अब संवाद की बात करेंगे, बात हुई है कि संवाद की, मैं मोहन भागवत जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं और वो देश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज गया है कि भाई युवा हमारे परिवार के अंग हैं, हमारे घर के अंग हैं। युवाओं का देश है भारत, कल की उनकी पीढ़ी है, भविष्य उनका है। हम सब जो अभिभावक हैं किसके लिए काम करते हैं? बच्चों के लिए तो करते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कोई दबाव है या कोई, देश में वैसे भी संवाद की बहुत पुरानी परंपरा है। जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय भी संवाद होते थे। आप युवाओं को अब कम नहीं कर सकते। दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। नचिकेता संवाद की चर्चा आपने सुनी होगी। छोटा सा बालक यमराज के द्वार पे पहुंच के ऐसे ऐसे प्रश्न करता है जो उस समय के शायद जो भी विद्वान थे वो भी उन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। एक नया मतलब हमारे भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें उस संवाद की इतनी चर्चा है। यानी कहने का ये भी है कि यमराज जी ट्रायल एंड टेस्ट के बाद ही उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। जी, तो मेरा कहना है कि तो पात्र भी होना चाहिए उस व्यक्ति को जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम आप सही मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि युवा, लेकिन क्या हमारे किसी घर के युवाओं को कोई पड़ोसी या कोई ऐसा तत्व जो मेरे खिलाफ भड़काएगा, तो क्या मैं उन बच्चों को संवाद से पहले कुछ अनुशासन या कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो सही राह पे आए? मुझे लगता है इस नज़रिए से सोचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में बिल्कुल राजनीतिज्ञों के बयान की भी सम्मान करता हूँ, वो अपने तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप देखें ठीक जंतर मंतर और रांची का जो भी आंदोलन चल रहा है, चीज़ें पलट जाएंगी। सरकार अलग अलग है, यहाँ अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन है तो वहाँ राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन है। छात्रों का कहना है कि जो भी अभी तक 5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं कोई भी सही नहीं हुआ है। वहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आंदोलन में आए हैं जो पास आउट हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा नाम है लिस्ट में, लेकिन फिर भी ये गलत है। हमेशा क्वेश्चन आउट होता है, ये गलत है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर हमारे देश का एक ऐसा समूह जिसका भविष्य लग रहा है कि गड़बड़ होने जा रहा है सरकार की नीतियों के कारण, जो व्यवस्था अधिकारियों की नीतियों कारण, तो अगर वो ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन करता है तो मुझे लगता है कोई बुरा नहीं है, ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में अगर आप किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे, देश की संस्कृति के खिलाफ बोलेंगे, तो मुझे लगता है कोई भी संवेदनशील नागरिक इसको पसंद नहीं करेगा। मैं नागरिक की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। कोई भी संवेदनशील आदमी, भाई आपको किसने अधिकार दिया है किया? और अगर मैं कह रहा हूँ, और उनको भी सचेत होकर ऐसे आंदोलनकारियों को आगे आना चाहिए जो एंटी एलिमेंट्स जो लाभ उठाना चाहते हैं उनको मंच पे साझा ना करें, उनको आगे आने ना दे। आप गौर करिए क्या कारण है कि इससे पहले जंतर मंतर पे अनशन चल रहा था, कितने लोग आए उनको समर्थन के लिए, कितने पॉलिटिकल नेता गए, लेकिन अचानक जिस तारीख को संसद शुरू होती है, बैठक शुरू होती है संसद की, उस दिन अचानक सब लोग आ जाते हैं। ये सोचने की बात है। मैं इसलिए महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि देखिए सबसे पहले देश है हमारा, देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे? देश पे बुरी नजर भी है। देश आपका प्रोग्रेसिव देश है, इतना बढ़िया से देश ने आप पिछले 5 सालों में तो मत करिए 12 साल की बात, हर आदमी वोट देता है, हर आदमी की राजनीतिक समझ है। लेकिन अगर 5 साल की बात करें, कोविड और उसके बाद की बात की, तो भारत ने बहुत अच्छे से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया है। किसी ऐसी समस्या का समाधान तुरंत निकाला जो बाकी देशों के लिए नजीर है। तो मैं इस नजरिए से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसे आंदोलन होने चाहिए। इस देश ने कई ऐसे आंदोलन देखे हैं, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। और ठीक कहा संजीव जी ने, जो हम अभी क्रांति दिवस पे जाते हैं, सतमूर्ति को प्रणाम करते हैं, वो सब, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ राम मोहन राय सेमिनरी में, उनके 2 विद्यार्थी भी, मैं जिस बीएन कॉलेज में पढ़ा हूँ पटना में, उनके भी एक विद्यार्थी उस सतमूर्ति में है। यानी युवा पीढ़ी आगे आएगी, युवा पीढ़ी ही गोली खाने को तैयार रहती है, लेकिन वो चाहती है कि चीजें बदले। तो उस लिहाज से ऐसे किसी भी आंदोलन का आप स्वागत कर सकते हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग, चाहे वो एंटी एलिमेंट्स हों, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, कोई भी हों, या सत्ता विरोधी ताकतें हों, अगर इसका फायदा उठाता है तो ये भी गड़बड़ है, गलत है, और इसकी भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए जितना कि बाकी चीज़ों की निंदा होती है। हम गलत चीज़ों की निंदा करते हैं, हम अपने बच्चों को उसी तरह से डांटते फटकारते हैं। अगर किसी गलत मांग पर हम अड़ते हैं और तब बीच का रास्ता निकालते हैं, उनसे बात करके। कई बार होता है, आप
विषय की बात करें, वो कुछ और पढ़ना चाहता है, आप कुछ और पढ़ने देने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं, लेकिन फिर बीच का रास्ता निकलता है, ठीक है ये पढ़ो। तो ये तो संवाद की स्थिति बड़ी बात हो गई है। ये तो फ्यूचर डिसाइड करने वाली बात हो गई। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों पर वो तैश में आ जाते हैं, तेवर दिखाते हैं, थ्योरियां चढ़ाते हैं और आउटडेटेड अपनी पिछली पीढ़ी को बता देते हैं। तो क्या हम हर बात उनकी मान लेते हैं? मैं यही कह रहा हूं दीपक जी, आप भी युवा हैं, हमारी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी के आप हैं, और मैं मानता हूं ये भी कि नई पीढ़ी हमसे ज्यादा होशियार है। मैं खुद कह रहा हूं टेक्नोलॉजी के मामले में, और हम लोग भी अपने पिताजी से ज्यादा माने गए। उन्होंने कहा कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि युवा मतलब होता है वायु। अगर आप उसको उलट दे युवा को तो देखेंगे वायु होता है। और अपना देश में फिर कह रहा हूं युवाओं का देश है। हमारी जो शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है क्या? युवाओं की। और युवा में जोश है, जुनून है, कुछ आगे करने का जज्बा है, तो वो उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और इस लिहाज से कह रहा हूं कि अगर मोहन भागवत जी ही नहीं, दूसरे लोग भी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उनकी भी बात की सराहना होनी चाहिए, स्वागत होना चाहिए। और देश के हर हिस्से में, मैं जैसे फिर लौट के आ रहा हूं, छोटी बात कर रहा हूं, घर में जिस तरह से हम अपने बच्चों को सम्मान करते हैं, बच्चों का सम्मान देते हैं, उन पर विश्वास जताते हैं, उनको कोई काम करने के लिए सौंपते हैं, उसी तरह से देश के भी हमारे युवा, क्योंकि भविष्य तो उन्हीं का है, कल हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जो हो रहा है उन्हीं के लिए हो रहा है। हमने जंतर मंतर की बात कर ली, अब थोड़ा बिहार झारखंड का रुख कर लेते हैं। रांची की एक छोटी सी मैं भूमिका दे दूं, वहां बातचीत हो रही है और हेमंत सोरेन खुद सामने आए और कहा कि युवा अपनी बात हम तक पहुंचाए, हम पूरे शैक्षणिक रिफॉर्म के लिए तैयार हैं। तो ये युवा आंदोलन का प्रभाव है। बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है और एक बीजारोपण आंदोलन का हो चुका है, क्योंकि इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। उस पर विस्तार से हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये जरूर जानना है कि जेपी भी यही थे और जिस स्मारक का जिक्र हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, उसके कथा में भी हम उसके पूरी भूमिका के पास भी हम पहुंच चुके हैं। लेकिन एक चीज है, वो है अनुभव। जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, देश ने देखा युवाओं की शक्ति का प्रभाव। तो हम क्या सिर्फ क्षणिक आवेश में आकर बिना बैकग्राउंड की जानकारी लिए इस तरह से सड़क पर उतर जाएं, लाठी डंडे ईंट पत्थर चला दें और खुद को आंदोलनकारी बताकर सरकार की नाक में सामाजिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा के दम कर दें और फिर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दें? सरकार ये कहकर अपना सर झुका ले कि हम देश हित में, समाज हित में उनकी बात मानने को तैयार हैं, नहीं तो उनके आंदोलन का कोई मतलब नहीं था। तो ये जीत कर भी हारने वाली स्थिति हो जाती है। तो क्या एक अनुभव का आवरण जरूरी नहीं है ऐसे युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन के लिए? और अगर युवा शक्ति उद्वेलित भी हो रही है तो उनसे तुरंत संवाद किया जाए ताकि उनका आक्रोश विध्वंसक ना हो, ये भी जरूरी है। इस पर भी सोचने की जरूरत है। तो हम इस बार उस विचार पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। यशवंत जी, फिर से आपसे शुरू करते हैं। एक अनुभव का आवरण होना चाहिए और वो उद्वेलित होकर आक्रोश में समाज में आग न लगाएं, संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए संवाद के लिए तुरंत सरकार को सुलभ होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये भारत जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र में संवाद और समन्वय दोनों ही विषय वस्तु, चाहे वो सरकार की हो, सत्ता की हो या समाज की हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल सरसंघचालक जी ने कहा कि अगर कोई आपका ही जनरेशन, आपका ही बच्चा, आपका ही नेक्स्ट जो पीढ़ी है, वो आने वाला अगर संवाद कर रहा है तो निश्चित रूप से हमें आगे करना चाहिए। दूसरा है कि अगर एक तरफ आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन में कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है जो उसके लिए हम अपने बच्चों को आरोपित नहीं कर सकते। अब पुलिस एक्शन के तथ्य हमारे पास तो है नहीं। अब दूसरा विषय है कि हम संवाद और सुधार के पक्ष में हैं। हमें अगर अपने बच्चों से संवाद करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। पीछे विगत दिनों आप ही बता रहे हैं कि चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि हो या कोई और सामाजिक सरोकार के व्यक्तित्व हो, वो लोग आगे बढ़ के संवाद कर रहे हैं। हमने बिहार में देखा, हमने अपने राष्ट्र में देखा, और जेन्युइन छात्र को कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप देख लीजिए, जितनी भी समस्याएं हुई, नीट के बारे में बताया गया कि अगर आपके पास नीट से जुड़े हुए कोई भी पेपर है, आप परीक्षार्थी हैं, आपके पास एडमिट कार्ड है, तो निश्चित रूप से हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन असामाजिक तत्वों की जिम्मेवारी कौन लेगा? अब एक बात होगी। दूसरी बात है कि राष्ट्रवाद, अगर प्रश्न करना और राष्ट्र के बारे में बात करना, इसको अगर राष्ट्रवाद से कोई पढ़े करे तो ये लोकतंत्र में तो ऐसा संभव नहीं है। अब इसके
और भी थोड़ा सा आगे हम चले तो अगला जनरेशन जो है वो इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से ज्यादा प्रेरित हो रहा है। जी। संचालक जी ने कहा कि अगर आप इन सब चीजों को केवल देख के और थोड़े आवेश में आ रहे हैं तो आपको सोचने समझने की जरूरत है, थोड़ा सा इन सब चीजों का ज्ञान और लेने की जरूरत है कि सत्यता क्या है उसमें, और उस सत्यता के आधार पर निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक देश में पूर्ण अधिकार है कि आप सत्ता का, सियासत का आप जरूर विरोध करें। यशवंत जी, जरूर उसके लोकतांत्रिक का आप विपक्ष में- बार बार उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हम विशेष रूप से आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि हम सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं, सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत सजग और समृद्ध समाज हैं। तो अगर हम अपने संस्कृति से दूर हों तो हमारे स्वभाव में जो धीरता, जो गंभीरता होनी चाहिए वो भी कम होता जाएगा, और उसका असर ये आंदोलन के उग्र होने के तौर पर देखा जा सकता है। तो वो थोड़ा सांस्कृतिक चेतना भी जरूरी है। बिल्कुल, सर संचालक जी ने कल बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब हम इस जेनजी के समय थे तो जो बड़े कहते थे हम सुन लेते थे। इसका मतलब था कि उस समय का जो सामाजिक सरोकार था, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं थी, उसमें बड़ों के बातों का मानना ही अनुशासन था। धीरे धीरे जो है इस पीढ़ियों में चीजें लोग बदल रहे हैं। तो अपने देश के प्रति जिम्मेवार होना, अपने समाज के प्रति जिम्मेवार होना, ये संस्कार तो कहीं ना कहीं हम समाज में ही सीखते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए समाज ही जिम्मेवार है कि अगर हमारे परिवार का बच्चा अगर इस प्रकार के आंदोलन में राष्ट्रवाद के बातों को लेकर ऐसी गतिविधियों में फंस रहा है, जिसे कोई उलझा रहा है, जो गलत तथ्यों के आधार पर गलत इन्फ्लुएंसर उसको भटका रहे हैं, तो ये तो समाज की चिंता है सर। समाज को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। और मोबाइल डिसिप्लिन और फैमिली कन्वर्सेशन ये अति महत्वपूर्ण है आज के बच्चों के लिए। मोबाइल तो के फैमिली ही नहीं है तो कन्वर्सेशन की बात ही कहाँ होगी। फैमिली यूनिट में सिमट गई है। जो पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, जहां संवाद की काफी संभावना रहा करती थी और वहां पीढ़ियों का संदेश अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। अब 4 लोगों का परिवार है, उसमें 2 लोग नौकरी पर रहते हैं, 2 बच्चे आया के हवाले हो जाते हैं, तो संवाद की जगह कहां बसती है, ये समझने वाली बात है। तो हम इस पर भी सचेत रहें। और मैं यही बात बता रहा हूं कि हम जैसे संघ का जो प्रमुख काम है वो व्यक्ति निर्माण का है, और ऑनलाइन संवाद भी आप कर सकते हैं। अब विषय यह है कि सामाजिक सरोकार के तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो केवल और सरकार और सियासत पर आरोप लगाना ये कहीं से भी मतलब एक सरोकार का विषय नहीं हो सकता है। ये समाज का भी दायित्व है, यशवंत जी, हम बीच में टोकने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन थोड़ी समय की भी बाध्यता है हमारी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे। काफी सारगर्भित और काफी महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है। हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बने रहेंगे हमारे साथ। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इंद्रदीप जी के पास चलते हैं। इंद्रदीप जी, बार बार संवाद की बात हो रही है, लेकिन हम विपक्ष को भी देखकर काफ़ी कुछ सीखते हैं कि संवाद के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाएं। विपक्ष के पास जो भी चैनल है, उन चैनल्स पर काफ़ी नॉइज़ है। जो संचार के माध्यम के बारे में जो भी हम समझ पाते हैं, उसमें यह है कि कहीं ना कहीं व्यवधान जरूर है। तो फिर हम कैसे सीखें विपक्ष से संवाद को लेकर? कौन सा माध्यम सार्थक हो, सरकार उस पर ध्यान दे? सिर्फ शोरगुल से तो काम नहीं चलेगा ना। देखिए, निश्चित तौर से शोरगुल से काम नहीं चलेगा, और संवादहीनता उस पर तो ध्यान देना होगा। आज की तारीख में आप देखिए, इस आंदोलन के 1 महीने से अधिक समय हो गए। सरकार के कान में जू रहेंगे 1 महीने बाद, और सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी भी 1 महीने बाद इनको होश आया कि देश की युवा कुछ चाह रहे हैं, देश की युवा शक्ति जो है वो संवाद चाह रही है। इनको 1 महीने बाद समझ में आया। और मेरा स्पष्ट मानना है, जिस तरह से पेपर लीक के मसले या जेनजी जिन विषयों को लेकर के उठा रहे हैं, हमारे नेता से कल बात हुई, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, सरकारें चाहे किसी की भी हो, जवाबदेही लेनी होगी, बच्चों से संवाद स्थापित करना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा। लेकिन चूंकि यहाँ इस पिछले 12 सालों में संवाद का जो हमारे यहाँ चलन रहा है कि संवादहीनता जो स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा, चाहे संसद में भी देख लीजिए, हमारे नेता को
कहने का मौका नहीं दिया जाना, उनको अपनी बात रखने नहीं दिया जाना। जो आज की तारीख में बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो विपक्ष की आवाज़, इन बच्चों की आवाज़ जिस रूप में दबाते रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से ये बातें पूरे देश में गई कि दिल्ली में जंतर मंतर पे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे देश में इस तरह के माहौल बन रहे, उसको दबाने का सरकार ने किसी तरह से कमी नहीं किया। हमारे नेता लगातार देख रहे होंगे कि उनका कार्यक्रम चल रहा है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है। पिछले जब से बच्चों ने जो जिन विषयों को उठाया, उन विषयों को गंभीरता से लेते हुए देश के प्रमुख शहरों में जाकर, पटना में भी प्रोग्राम उनके होने थे, बीच में चूंकि चुनाव आ गए तो उसकी वजह से पटना में उनका आगमन होना था, जो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गए। तो वो लगातार इस कार्यक्रम को संवाद स्थापित कर रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि किसी को भी हल्के में ना ले, विषय गंभीर होते हैं। मैंने शुरू में कहा कि 192 परीक्षा के पत्र लीक हो गए, 12 साल में सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा था, क्योंकि सरकार को यह मालूम था कि मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। सत्ता का अहंकार जो है, सरकार ने यह मान लिया था, जहां मशीनरी उनके हाथ में है, चुनाव उनके हाथ में, निर्वाचन आयोग से लेके सीबीआई जैसे बड़े बड़े संस्थान जो उनके हाथों में, तो उनको पता है। लेकिन आज संवाद की जरूरत पड़ गई, क्यों? इस पे जाना आवश्यक है। 12 साल का आप उल्लेख कर रहे हैं, 12 दिन बाद रांची के छात्रों की याद आई है और वहां तो सरकार में है, फिर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान क्यों नहीं हो रहा है? बातचीत के लिए क्यों नहीं सरकार को आगे ला रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर से। तो मैंने जैसा कहा कि कल हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि हम वहाँ के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, उन्होंने बात किया। तो आप देख लीजिए कि हमारे नेता किस तौर पे, त्वरित तौर पे कार्रवाई करते हैं, बात करते हैं सरकार से। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों से बात करना चाहा, बात कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज जो मोहन भागवत जी द्वारा जो संवाद स्थापित किया जा रहे हैं, ये डर 2029 का डर है। आपको बता दूं, इन बच्चों का, इन बच्चों की ताकत, चूंकि इनको मालूम है कि ये बच्चे जब 2029 होगा तो ये मतदाता होंगे, कोई पहली बार के मतदाता होंगे। आपकी नजर में भी ये इसी वजह से है, वोट बैंक के तौर पर? वोट बैंक के लिए ये संवाद स्थापित कर रहे हैं। इनको मालूम है कि ये बच्चे अगर बिदक साथ खड़े हो रहे हैं ना। क्यों नहीं, हम खड़े क्या, हम तो डे वन से इनके साथ खड़े हैं। हम तो डे वन से खड़े हैं। हमारे नेता जो है लगातार इनके साथ खड़े हैं। हमारा कार्यक्रम लगातार, छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है, हम जिला स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम, हमारा संवाद स्थापित है। लेकिन मोहन भागवत जी को 1 महीना समय लग गया। उनके नेताओं को तो, बाकी पार्टी के नेताओं को तो इनसे मतलब ही नहीं है। जो अभी सत्तासीन है, जिनका नाम ले रहे हैं वो किसी उत्तरदायित्व में बंधे हुए नहीं हैं, वो अपने स्तर पर, सामाजिक तौर पर वो जो सही समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। सरकार को हम बाध्य कर सकते हैं किसी चीज के लिए? किसी संस्था को, किसी संगठन को कैसे हम बाध्य कर सकते हैं? आप इस संगठन को सरकार से अलग नहीं कर सकते हैं। अब कब तक ये छलावा इस तरह के मीडिया हाउसेज में, और आप जैसे गुणी लोग यहाँ बैठे हैं, आप आरएसएस और भाजपा को अलग करके नहीं देख सकते हैं। और हमको गुमराह नहीं किया जा सकता है, देश के जेनजी को गुमराह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जब सिक्का उछालने के बाद गिरेगा तो किसी एक पहलू को ही हम ऊपर देख पाएंगे ना, जो छिपा हुआ पहलू है उसे तो देख नहीं पाएंगे ना। आज माननीय मोहन भागवत जी जो आज संवाद स्थापित कर रहे हैं छात्रों के साथ, तो स्वागत योग्य है। नहीं तो वो तो यशवंत जी ने कहा कि वो इसलिए मजबूरी हो गई है कि हमारे युवाओं तक संदेश पहुंचे। हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिस संस्कृति के वाहक हैं, उसमें क्या कुछ जरूरी है, युवाओं की क्या जिम्मेदारी होती है, वो संदेश उन तक पहुंचे और उसके माध्यम से सत्ता तक भी संदेश पहुंचे। चलिए हम संजीव जी से फिर से समझ लेते हैं। संजीव जी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में निशांत युवा संवाद कार्यक्रम करके निकले और उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार क्या था ये भी जेनजी को जानना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि क्या बैकग्राउंड से अलग होकर हम आगे कोई लंबी छलांग लगा सकते हैं, और युवा अगर सिर्फ क्षणिक आवेश में कोई निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो कितना निर्णायक हो सकता है उनके लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए? जी बिल्कुल, हम अपनी जड़ों से कट करके अपना विकास नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। और मैं एक बात हमेशा हम लोग कहते रहे हैं, हम लोग चूँकि पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, हम लोग कहते हैं कि जहाँ सुसंवाद होता है वहाँ कोई विवाद नहीं होता, और इसलिए सुसंवाद की तो आवश्यकता रहती ही है। और छात्र शक्ति तो युवा शक्ति, छात्र शक्ति हो तो राष्ट्र की शक्ति है। अभी मैं संघ की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इसमें 5 संकल्प लिए गए हैं, 5 महाभूत उसका नाम दिया गया है। उसमें एक जो सबसे अपील की जा रही है वो है कुटुंब प्रबोधन की।
कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य बोध, ऐसे 2 विषय हैं, बहुत सारे ऐसे 5 विषय हैं, पंच महाभूत जिसको कहा गया है। तो उसमें एक है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन में ये बताया जा रहा है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, कि सब लोग अब न्यूक्लियर फैमिली क्या, अब तो डिसइंटीग्रेटेड फैमिली हमारी हो रही है, हर आदमी अपनी अपनी जगह है। तो उसमें कहा जा रहा है कि प्रयास करें कि एक समय का भोजन, नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन सब लोग मिल बैठ करके एक साथ भोजन करें। 5 ही लोग होंगे, 5 लोग मिल करके भोजन करें। उसमें कोई मीडिया हो, मतलब मीडिया में न कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दखल हो, न सोशल मीडिया का दखल हो, हम लोग आपस में सौहार्दपूर्ण हंसी खुशी के माहौल में भोजन ग्रहण करें। अब इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। फिर एक और बात कही जा रही है कि हमारे जितने कुटुंब हैं उनका साल में कोई हमें गेट टुगेदर कर सकते हैं क्या। अब देखिए, बात लग रही होगी छोटी सी, लेकिन इसका जो बड़ा फलक है, उसका जो परिणाम आएगा वो बहुत बड़ा होगा। ये कुछ प्रयास जो किए जा रहे हैं, हमको उनकी सराहना करनी चाहिए। और ये जो संवाद की बात की जा रही है, चाहे किसी भी स्तर पर हो संवाद, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रबोधन का भी आपने उल्लेख किया, राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए कहा गया है कि हम कर्तव्य बोध युवाओं के प्रति, युवाओं ही नहीं पूरे समाज को कर्तव्य की भावना आनी चाहिए। देश सबका है। अगर हम कहीं पर भी एक कूड़ा फेंक रहे हैं, कहीं पर पीक फेंक रहे हैं, तो क्या ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक संस्था की बात है, या सबका काम होना चाहिए। एक चीज और बता दीजिए, सरकार की कार्यप्रणाली अलग होती है, वो एक सिस्टम होता है, लेकिन सिस्टम में भी हम जैसे लोग ही होते हैं, उनका भी एक अपना ईगो बेस होता है। तो क्या सरकार को इस ईगो से अलग हटके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो हम तक पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए कई माध्यम हों, और ऐसे माध्यम हों जिन पर नज़र रखी जाए। ऐसा नहीं है कि कोई पन्ना आया और वो कहीं कोने में सरका दिया गया। देखिए, अभी जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कई पहल बहुत अच्छे हुए। अभी आपको ध्यान में होगा कि अब एक आप ट्वीट करते हैं, एक टैग कीजिए और सीधे सीएम के पास चले जाइए, पीएम के पास चले जाइए। रेल में आप देखिए कितना बदलाव आया है। कहीं कुछ अगर गलती आपको दिख रही है, आप एक ट्वीट कर दीजिए, तुरंत कार्रवाई होती है। हम लोगों ने कई बार देखा कि एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी, ट्वीट की तो अगले स्टेशन पे डॉक्टर उपलब्ध हुआ। तो बदलाव आ रहे हैं, हम सीधे सीधे नहीं नकार सकते हैं। और भारत में लगातार सकारात्मक बदलाव आते रहे। 1947 के बाद से लगातार बदलाव आए हैं, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन हम उसे नकार नहीं सकते। मतलब ये नई पीढ़ी तकनीकी तौर पर दक्ष है, लेकिन मशीनी नहीं है। वो मशीनों का बेहतर उपयोग करके अपने जीवन को, अपने समस्याओं को और तमाम सामाजिक व्यवस्था को सुलभ बनाने में लगी हुई है। ध्रुव जी, जो बातें हो रही है उसमें आपको जोड़ना चाहेंगे? जी, मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूँ। देखिए, मोहन भागवत जी ने कल बात कही है, लेकिन आप गौर करिए कि उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने तुरंत रात को 12 बजे के आसपास ट्वीट किया था, सवा एक के आसपास। जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, भारत सरकार, किसी भी सरकार के पास एक विजिलेंस होता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं इसलिए देश में, या फिर आज एक मंत्री ने, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने, निशान जी ने ये बात की है। मेरा कहना है कि विजिलेंस होता है, विजिलेंस से सारी रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट के पास, ये ठीक है कि, और इसकी उपयोगिता आप ऐसे समझिए कि हमारे देश में, इसी देश में कई ऐसे राजा हुए हैं जो वेश बदल के रात में घूमते थे। किस लिए? फीडबैक लेने के लिए, क्या चल रहा है, कैसे शासन हो रहा है, क्या उसका रिस्पॉन्स है। तो ये व्यवस्था रही है, हर काल में रही है, हर देश में रही है। अपने देश में आज भी दुनिया के तमाम देशों में एक विजिलेंस होता है, और हर गतिविधि की, हर गली मोहल्ले की गतिविधि की रिपोर्ट आती है सीएम तक, पीएम तक। तो ये सिर्फ ये कहना कि एक व्यक्ति कह रहे हैं इसलिए, वो संवाद की जरूरत है, उनको मालूम है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और तब है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, और देखिए, कभी इग्नोर नहीं कर सकता समाज। मैं फिर छोटे स्तर की बात कर रहा हूं। विपक्ष का कहना है कि सरकार इग्नोर करके ही रहती है। जब तक युवा भगत सिंह नहीं बनता, संसद में बम फोड़ने को तैयार नहीं होता, तब तक सरकार को सुनाई नहीं देती। दीपक जी, मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल बात मैं इसलिए नहीं करता कि पॉलिटिकल के अपने दायरे होते हैं, तो थोड़ा हम समझ ले लेते हैं। मैं इसलिए इस पे बात नहीं करना चाहता कि पॉलिटिशियन के अपने दायरे होते हैं। तो वो अगर उनके खिलाफ बोलेंगे, पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, तो कल को उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। हम लोगों को थोड़ी सुविधा है कि हम लोग खुल के बोल सकते हैं। एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए कि आज सामाजिक सरोकार का ये मामला है। क्या युवा पीढ़ी को पुरानी बातें नहीं समझनी चाहिए? क्या युवा पीढ़ी को नहीं समझना चाहिए कि हमारे इस राज्य में, इस देश में, हमारे अड़ोस पड़ोस में वृद्धा आश्रम नहीं होते थे? क्या उनको पर क्यों वृद्धा आश्रम बढ़ रहे हैं? क्यों आखिर बुजुर्गों को वहाँ ऐसी जगह जाके हम रख देते हैं जहाँ पर
उनका कोई नहीं होता। एक तरफ हम बात कर रहे हैं समाज तो को सब सुधारने परिवार की सेवा में ही लग जाएंगे तो आंदोलन कौन दीपक करेगा? जी, सरकार दीपक को जी, सही रास्ता कौन दिखाएगा? दीपक जी मेरी बात युवाओं सुनिए। को उस भूमिका में भी तो होना होगा मेरी ना। पूरी बात होनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार क्या कर रही है? देखिए आंगनवाड़ी केंद्र खोल रही है। क्यों? क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं। अब महिलाएं काम करती हैं तो उनके छोटे बच्चों के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो सुरक्षित रह सके, सही ढंग से उनका पोषण हो सके। सरकार भी व्यवस्था बदली है तो चीजें बदलती है। आज से 50-60 साल पहले ये स्थिति नहीं थी शायद। तो कहने का मतलब कि जो चीजें बदल रही हैं, क्यों बदल रही हैं, इसकी भी जानकारी युवा पीढ़ी को होनी चाहिए। और यही तो हम इसलिए तो इतिहास पढ़ते हैं। हम इतिहास के विद्यार्थी क्यों पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? मुगल साम्राज्य के उत्थान के कारण ही पढ़ते हैं, पतन के कारण ही पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति के कारण ही पढ़ते हैं, और क्रांति विफलता सफलता के कारण भी पढ़ते हैं। यानी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आप आगे की कोई इबादत लिख पाएंगे। आप भविष्य हैं, तो भविष्य को सही राह दिखाना। मैं फिर आपको लौटाता हूं, 74 के मूवमेंट की बात करते हैं, हम छात्र आंदोलन की बात करते हैं। उनकी अगुवाई किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। यानी अनुभव। तो समाज अनुभव और नई जो युवा शक्ति है, जो नया जोश है, कुछ करने का अलग जज्बा है, इनके अलग सपने हैं, क्योंकि वही तो भविष्य है। तो मिला जुला के काम करना होगा। समाज सिर्फ ये कह देने से कि बाकी लोग सही नहीं है, बाकी लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो हट जाएं और सभी चीजें युवाओं को सौंप दे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी समाज में ऐसा नहीं होता है। और हम कोई बैनर की बात नहीं करते। जब पहली बार विवेकानंद का देश है ये, स्वयं विवेकानंद विदेश गए तो कौन से लोगों के साथ गए, किनके कहने पे गए थे? लेकिन उन्होंने बात की भारत की संस्कृति की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बताया कि भारत की संस्कृति क्या है और क्यों विश्व में भारत महान है। तो इस दबाव से, इस उम्मीद से और इस तरह की भावना से ही हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। सरकार और से सही संवाद नेतृत्व, कैसे हो? सिस्टम सही वही नेतृत्व पुराने देना होगा। ढर्रे बिल्कुल, पर चल बिल्कुल। रहा है ना। मैं सरकार कह रहा से संवाद तो जरूरी। यही तो सही नेतृत्व देने की जरूरत है, उनके साथ संवाद करने की जरूरत है, बिना किसी राजनीतिक या बाकी चीजों के ऊपर हटकर। ठीक है, आज आप कह रहे हैं भाई, आज आपको याद आ रही है, ठीक है, सरकार का पक्ष है, विपक्ष भी कह रहे हैं भाई हम तो बात करते रहे हैं युवाओं से। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये मौके की तलाश है, ये समाज के सुधार की। मैं फिर कह रहा हूं, इस पर आप बात करिए ना। ये क्यों वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, क्यों आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं? आंगनबाड़ी केंद्र तो ठीक है, लेकिन वृद्धाश्रम हर मोहल्ले में, आप शहरों में खुल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी सोच है, वो है कि भविष्य पे भी खर्च करेंगे, वर्तमान पर भी करेंगे और भूत पर भी खर्च करेंगे। 100 रुपये, अगर ये हमारी परंपरा है कि 100 रुपये कमाता है अगर गार्जियन, घर का कमाने वाला, तो 25 रुपये पास्ट पे खर्च करता है। यानी पास्ट यानी बुजुर्गों पर, 25 भविष्य पे यानी बाल बच्चों पे, 25% ही अपने ऊपर खर्च करता है, और शेष 25% सोसाइटी को देता है। सोसाइटी यानी दान पुण्य करता है। वो जो सामाजिक जो धर्मशालाएं बनाते हैं, जो कुआं खुदवाते हैं, जो चापा नल गरवाते हैं, ये है हमारी भारतीय संस्कृति। तो उसके लिए तो आज सरकार है ना, हम क्यों सोचे? नहीं, समाज, हमारा भाव तो ये हो गया दीपक जी, है। समाज है, हम समाज के अंग सरकार हैं। क्या करेगी? समाज के अंग है, सरकार ही सब कुछ नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, समाज रहेगा, और समाज इसीलिए चलिए, कोई तो उन्नत सामाजिक होता है। चेतना की बात हो रही है। कोई समाज उन्नत, कोई असभ्य, कोई सभ्य होता है तो उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, और उसमें सभी तरह के लोग होते हैं। चलिए ठीक है। थोड़ी सी बात यशवंत जी की रह गई थी, तो हम थोड़ा सा समय उन्हें भी दे देते हैं। यशवंत जी, एक तीखा सवाल शायद लग सकता है कि अगर आपने कहा था कि युवाओं को हम सही रास्ता दिखाने के लिए तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं, मतलब संघ के स्तर पर, लेकिन जब संघ का नाम आता है तो सीधे ये बात आती है कि आप संघी मानसिकता लादने पर तुले हुए हैं, अब संविधान की जगह मनुस्मृति को आगे कर देंगे और इस तरह से युवाओं की सोच को कैद कर लेंगे। फिर कैसे संघ के इस जो चेतना अभियान है उस पर भरोसा किया जा सके? युवा कैसे जुड़े आपसे? देखिए, बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, संविधान से चलने वाला ये देश है, और संघ जो है किसी एक पक्ष के लिए नहीं है। नहीं, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जंतर मंतर पर यही मंत्र फूका जा रहा था, इसलिए मैंने बस इसका उल्लेख आपके सामने कर दिया। देखिए, मेरी बात यही, देखिए मैं जो बात खत्म किया वहीं से शुरू कर रहा हूं कि अभी जितने भी बातें हुई, पहला तो कि सरसंघचालक जी बहुत दिनों के बाद आकर संवाद कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि विगत 100 सालों से संघ की संरचना में ये कार्य योजना है और लगातार प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। युवाओं का संवाद का कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है, सालों से हमारे यहाँ युवाओं का संवाद कार्यक्रम चल रहा है। और कभी किसी शिविर में मैं चाहूंगा कि पक्ष के हो, विपक्ष के हो, लेकिन समाज के जो आधार है,
जो जिन्हें लगता है कि समाज में परिवर्तन की जरूरत है, उन्हें अपने हमारे जो संघ के शिविर चलते हैं, संघ के जो कार्यक्रम चलते हैं, उनमें आकर देखना चाहिए किस प्रकार से संस्कार शाला चलती है। संघ के शाखा को लोग कहते हैं कि व्यक्ति निर्माण की पाठशाला है। तो व्यक्ति निर्माण किसका? व्यक्ति निर्माण के पीछे का विषय क्या है? यही है कि जिसके अंदर राष्ट्रवाद जगे, आपको सामाजिक जिम्मेवारी का पता चले, सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पता चले, आप एक ऐसे नागरिक बने जिसके अंदर कर्तव्य बोध हो। तो और बात हो रही है सेवा की, तो ये सारे विषय तो पहले से ही हमारे नियमित कार्य योजनाओं में है। अब विषय यह है कि अगर आज कभी कोई जरूरत पड़ रही है कि हम संवाद करें, तो मैं ये आपको स्पष्ट बताऊं कि प्रत्येक वर्ष 2 बार हम लोग युवा संवाद करते हैं। अब विषय है कि कितने लोग आते हैं, कुछ लोग पक्ष की बात करते हैं, कुछ विपक्ष की बात करते हैं, लेकिन संघ का दरवाजा जो है वो सभी के लिए खुला है। और हम केवल एक ही बात करते हैं कि आप आएंगे तो यहाँ से संस्कार सीख के जाएंगे। और प्रत्येक परिवार में, जैसे आपने कहा कि संयुक्त परिवार तो है नहीं, तो संयुक्त परिवार कैसे होगा? हमारे बड़े भाई ने बताया कि कुटुंब प्रबोधन का जो विषय है, पंच परिवर्तन का एक विषय है, उसमें कुटुंब प्रबोधन बहुत विशेष रूप से हम लोग उसकी चर्चा अपने समाज में कर रहे हैं। अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो जो ये अपने समाज के कुछ बच्चों में, जिसे हम कहेंगे कि जिन्हें सच में अनुभव जिन्हें नहीं मिला, कि अगर कोई अपने इंस्टाग्राम कोई वीडियो देखकर, कोई कहीं के और विषयों को देखकर, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिना विषय को समझे केवल वीडियो देखकर और भटक जाए, तो ये तो निश्चित रूप से ये समाज के पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी जिम्मेवारी है। और एक विषय है कि अगर कोई अहम अपने अंदर पाल रखा है, कोई किसी को अहंकार है कि मैं बिना संवाद किए समाज को सुधार सकता हूं और समाज मेरे रास्ते चल सकता है, तो ये हम पालने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। हम जो है, हम समाज के एक अंग है और किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं हूं या आप हो, सबकी ये जिम्मेवारी है। जितनी हमारी जिम्मेवारी है उतनी ही आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके आस पड़ोस समाज, जब एक परिवार में किसी व्यक्ति का निर्माण होता है तो परिवार से समाज होता है, समाज से राष्ट्र होता है। तो जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर समाज की जिम्मेवारी है, जिसके अंदर नागरिक कर्तव्य का पालन करने का एक प्रेरणा है, जिसके अंदर सेवा का प्रबोधन है, वो निश्चित रूप से ऐसे विषयों से दूर रहेगा। जंतर मंतर का विषय हम लोग सब समझ रहे हैं। अभी इसकी चर्चा बहुत अच्छे से बड़े भाई ने करी कि झारखंड में भी वैसे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वहां के जो बच्चे हैं वो समझदार हैं। जो वहां पे जिस प्रकार से एक्टिविटी, जिस प्रकार की गतिविधियां जंतर मंतर पे हुई, वहां के लोग आकर यहाँ भी चाह रहे थे कि वैसा ही माहौल यहाँ बनाया जाए, लेकिन बच्चे समझदार हैं। नहीं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि सभी बच्चे समझदार हैं। समय का फेर है, समझ का फेर है और परिस्थितियों का फेर है, जिसमें फंसकर कहीं उनका निर्णय समाज विरोधी नजर आता है, कहीं सत्ता विरोधी नजर आता है, कहीं उन पर दमन किया जाता है, कहीं उन पर दबाव डाला जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि एक संवाद होना जरूरी है। जो अहंकार की भावना सिस्टम के सबसे ऊपरी स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि बनकर बैठे लोग हैं उनमें हो, वो भावना अगर नहीं हो तो संवाद तेजी से होगा। और संवाद तेजी से होगा तो जैसे किसान खेत में बीज डालता है, फसल तैयार करता है, लेकिन अगर वो सक्रिय नहीं है तो उसमें खरपतवार उग जाते हैं। तो ऐसा मौका सरकार न दे। आंदोलन अगर हो तो संवाद तुरंत स्थापित करे, नहीं तो उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं उस आंदोलन का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। और ऐसे में बदनाम हमारे युवा हो रहे हैं, जिनके कंधों पर हम 2047 का विकसित भारत खड़ा देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये संवाद आगे भी होता रहे। सवाल हमारा जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत नारायण सिंह जी, इंद्रदीप जी, ध्रुव कुमार जी और संजीव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।